अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशफीन जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करें, पाकिस्तान में इस्तेहकाम की बात करें तो वो IMF के साथ मुज़ाकरात या किसी भी आलमी मालियाती इदारे के साथ क्या ताल्लुकात हैं उससे वाबस्ता नहीं है, उससे जुड़ा नहीं है, बल्कि इस बात से जुड़ा है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम किस हद तक है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मईशत की, माली मामलात की और माली जो इशूज़ होते हैं उनकी, वो हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं किसी भी मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उससे। अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें, माशी मामला जो है वो बहुत चैलेंजिंग है। हुकूमत बार बार इस चीज़ का इतराफ़ भी कर रही है और साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि सर तोड़ कोशिशें भी की जा रही हैं मईशत को वापस ट्रैक पे लाने की। उसके अंदर अगर हम IMF के साथ मुज़ाकरात की बात करें, उन्हें कन्विंस करने के हवाले से बात करें, हम जानते हैं कि जो डेलीगेशन है IMF का वो पाकिस्तान आया हुआ था और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जिसकी तवक्को की जा रही थी वो अभी नहीं हो सका। लेकिन जो ब्रीफिंग दी गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उसमें वाज़ेह तौर पर ये बताया गया है कि जो मेजर इशूज़ हैं वो तय पा गए हैं IMF के साथ पाकिस्तान के, और अभी वापस हेड ऑफिस जाकर एक बेसिक अप्रूवल है, उसके बाद जो है मामलात जो है वो आगे बढ़ाए जाएंगे। तो ये तो एक ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान जो है एक्सपेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को यहाँ से मिलेगी। लेकिन मजीद भी हम देख रहे हैं जैसे जो ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई गई थी उसकी तरफ से बहुत ही जामे हमने देखा है कि सिफारिशात सामने आई और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसपे ओवर द ईयर्स बात की जाती रही है कि ये चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग मुल्क है। उनके ऊपर जो है वो हुकूमत बहुत संजीदगी से काम करना चाह रही है, ये नज़र आ रहा है। तो कुछ इन इशूज़ पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम की तो ज़िमनी इलेक्शंस को लेकर भी एक केओस हम देख रहे हैं कि इस वक्त दिखाई दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सूबाई जो सूबों में इंतखाबात होने उनको देखकर भी कुछ इसी तरह का मामला हम देख रहे हैं कि नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद ये कि ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिन्होंने ये कहा था कि इस ईवान में बैठने का मतलब ये है कि इस हुकूमत को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कि हम किसी सूरत नहीं करेंगे, और उन्होंने वॉकआउट किया था। अब यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि मौका तलाश कर रही है कि किसी तरह कोई सेशन हो जाए कौमी असम्बली का और हमारे अरकान जो है वापस इसमें चले जाएं। तो इस मामले पर भी हम कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में बात करें। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तुर्की में, जो एक हमने देखा कि जलजिला, और फिर उसके बाद जो वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, दे आर हार्ट रेंचिंग टू से द लीस्ट। तो थोड़ा सा उस पर बात करेंगे क्योंकि तुर्क अवाम की अगर हम बात करें, वहाँ की हुकूमत की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के साथ थ्रू थिक एंड थिन हमेशा हमारे तुर्क बहन भाई जो हैं वो खड़े रहे। अगर आप कभी तुर्की जाएं भी तो जिस किस्म की अपनायत वहाँ के लोग आपको देते हैं, जिस प्यार और मोहब्बत से आपके साथ पेश आते हैं, उससे ये बात वाज़ेह तौर पर महसूस होती है कि वो जेन्युइनली पाकिस्तानियों को अपना भाई समझते हैं और ब्रादर मुल्क की तरह ट्रीट भी करते हैं वहाँ पर जो पाकिस्तानी होते हैं उनको। तो इस पर बात करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट है जो हमारी टीम ने पहले तैयार की है ज़लज़ले के हवाले से, उसे प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इस जलजिले में हजारों लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए, जिन्हें तरजीही बुनियादों पर तिब्बी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं।
ज़िलज़िले से तुर्किया में 22,000 के करीब इमारत मुनहदिम हुई, जबकि मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी रहा। ज़िलज़िले के बाद मुतासरा इलाकों में जा बजा गम की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। दूसरी तरफ शदीद सर्दी और बाज़ इलाकों में बर्फबारी के बायस मुतासरीन को कठिन हालात का सामना है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान समेत कई ममालिक से इमदादी टीमें तुर्किया और शाम के आफतज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तानी कौम मुसीबत की इस घड़ी में अपने तुर्क भाइयों के दुख में बराबर की शरीक है और मुतासिर अफराद की हर मुमकिन मदद के लिए हम वक्त तैयार है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। कुछ बात करेंगे तुर्की में इस वक्त ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है उसके हवाले से। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया वहाँ पे सीनियर सियासी तज्जियाकार हैं डॉक्टर सेल्चुक आयदिन ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सेल्चुक आयदिन। Thank you so much, sir, for your time. First of all, on behalf of all of us here at Pakistan Television and the entire Pakistani nation, I would like to extend my deepest condolences, sir, and lots of prayers also. What has happened in Turkey is beyond imagination. I'm really sorry for what has happened. I would like to first of all request you if you could just give us a quick update of what the situation on ground really is right now. Thank you very much for your good words, and also Turkey is very much thankful to Pakistan. Always help to Turkey and be next to Turkey. And if we summarize the situation in Turkey right now, as you know, earthquake hits more than 10 cities in Turkey, and currently the current number is more than 20,000 people are died as a result of this earthquake, and more than 80,000 people injured. And also, unfortunately, this number is going to increase more because of the state. As you know, it's not easy to reach more than 10 cities and specifically rural areas of these cities. So unfortunately, we can easily say that this number is going to increase more. And currently, rescue teams are working on the rubbles, try to rescue people, but the condition of weather is very harsh, and weather is too snowy, too cold, and even the rescue teams to reach the people, and they are died because of the weather. Right. So the situation is incredibly hard and bad. Whenever there is a natural disaster, there are different phases that one has to address, and rescue, of course, is the first phase. From what I understand right now, from what I've heard from you, we are not safely out of the rescue phases yet. I mean, what is the assumption? How long is it going to take for the rescue phase to end? You know, it is the 5th day of the earthquake, so rescue teams are doing their best, but you know, it is like a last few days to rescue people. After that, even you reach the people and they are most probably is going to die. And if you look at the extent of this natural disaster, it is one of the worst disasters across the Turkey's history and also world as well. And before joining this program, I checked, and this scale of the earthquake happened around 1,700 years ago in this continent. This tectonic shift is incredibly high, and the first earthquake is 7.8 in Kahramanmaraş, Pazarcık, and unfortunately, it is not only one earthquake. Second earthquake happened around 9 hours later, just 30 kilometers away from the first area, and it was the 7.6 magnitude. So these tectonic shifts, there are 3 different tectonic areas, and the first happened, and second one is triggered because of the first earthquake, and
we can say, is a two uh, significant scale of earthquake happened in the same area. That's why it influenced more than 10 cities in Turkey and more than 13 million peoples in that region, which is the Syrian border area. Yeah. That's why naturally it affects the lots of Syrian cities as well. Yeah. That's why this earthquake affects more than 16 million people, including the Syrians. And if we look at these cities were welcomed more than 3 million Syrians because of the Syrian civil war, as you know, last 10 years. And the Hatay is one of the most affected city in Turkey, has like half of this Hatay city is Syrians. Right. So this disaster is very much international influence to other people as well in Syria, within Syria, and also Syrian refugees as Well, well. sir, we when you say that the disaster is very much international, I would also like to ask you how people in Turkey right now look at the response of the international community when it comes to the UN. The Secretary General UN was quite prompt in his initial reactions, but how do you look at the overall response from the world right now? You know, Turkey is in the geography of Turkey, we can easily say, is under the threat of earthquakes, and it happened a lot. Even last year, it happened in Izmir, and if you look at the 1990 earthquake in Istanbul, then we had lots of earthquakes, like in Izmir, Van, Elazığ, and within these cities, Turkey didn't call the international aid even because Right. the scale of the earthquakes can be dealt with by Turkey. But this earthquake is like a, how can I say, in world scale, the natural disaster. That's why in the first, in the when earthquake happened, Turkey called for the international help. Right. And thanks to international world, like the people around the world directly help to Turkey, including directly helping through monies and the financing all these process. And secondly, many rescue teams come from the different countries. Right. As you know, the international politics is so severe, and there are lots of discussions even. But the Greece rescue team just come to Turkey, and I, as far as I remember, and they have 4 different rescue teams in Turkey, and they are helping as well. And also, more than 50 countries directly involved this rescue process. Operation, yeah. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. The scenes, the visuals coming in from Turkey are heart-wrenching to say the least. They're terrifying to say the least. And all our prayers with you. Thank you so much for your time. Viewers, आपने सुना डॉक्टर सेल्चुक आए दिन हमारे साथ मौजूद थे तुर्किया से और वो वहाँ की जो सूरत हाल है इस वक्त उससे आगाह कर रहे थे। आलमी बरादरी के ताउन को वो अप्रिशिएट कर रहे थे। रेस्क्यू के अंदर उन्होंने कहा कि दुनिया भर ने बहुत मदद की है तुर्किया की, लेकिन ये भी साथ साथ कहा कि इस स्केल का डिजास्टर जो है वो 100 साल पहले कहीं इस तरह का कोई जल्जला इस रीजन ने विटनेस किया था, पहले विटनेस नहीं किया गया और बहुत सारा काम जो है वो अभी होना बाकी है। जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ करवा के कुछ इस इशू पर भी बात करेंगे और जो मौजूद मैंने इब्तदाइये में सामने रखे थे उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके भी वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इकबाल जफर झगड़ा साहब कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। कुंडी साहब, सर आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। एक तो पहले क्योंकि अभी आपने गुफ्तगू सुनी है डॉक्टर आइदन की भी, बहुत ही बरादर मुल्क है हमारा और वहाँ पे एक बहुत ही बड़े स्केल का डिजास्टर, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस वो तो कह रहे हैं वो है मुतमईन, आप किस तरह से देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक बड़ी अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया एक टर्की में, जो इस वक्त आप देखा कि ज़लज़ला आया और जिस तरीके से हलाकतों की ख़बरें मौसूल हो रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर शुरू है। पाकिस्तान ने भी जो है वो अपनी इमदाद जो कुछ पाकिस्तान से हो सका हुई। आज मैं ख़ुद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद था जब हम जो है वो क्योंकि मैं कल जब एम्बेसी गया और प्राइम मिनिस्टर से भी जो मुलाकात हुई, जिससे मुलाकात हुई, उनकी ज़्यादा नीड इस वक्त जो है वहाँ पर टेंट्स की है और वो भी जो है वो क्लेम, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है और उनको जो है वो टेंट्स जो चाहिए वो
वेदर प्रूफ जो कि सर्दी से उसे, तो इस वक्त हमारे पास जो है वो तकरीबन कोई 7,000 के लगभग NDMA के पास टेंट्स पड़े हुए हैं जो कि और उसमें से हमारी अब तकरीबन कोशिश है कि हम 100% उनको दे दें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अपना भी डिज़ास्टर है, उसको भी हम देख रहे हैं, लेकिन हाँ। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि उसको हम किस तरीके से वो कर सकते हैं। तो हमने जो है वो तकरीबन 99-100% हम भेज रहे हैं, बल्कि और भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने NDMA को हिदायत की है, कोई पैसे रिलीज़ कर रहे हैं 10 अरब रुपए के लगभग, ताकि हम उनको ब्लैंकेट्स और जो है वो टेंट्स जो है वेदर जाहिर है हम अपनी माशी सूरत हाल के अंदर रह के जो कुछ कर मुख्तलिफ सकते देखें हैं। हमने करी। हम अभी जो है उसमें आप देखें कि अब NLC के जो है 2 कॉन्वॉय जा रहे हैं, जी तकरीबन जो है वो 200 टन के 10 ट्रक जा रहे हैं, 200 टन की एक कॉन्वॉय जा रही है सीरिया, और एक जा रही है जो है वो तुर्किया। उसमें यह है कि कम से कम 6 दिन लगते हैं बाय रोड। फिर उसके बाद हमने नेवी से रिक्वेस्ट की हुई है, उसमें 800 टन सामान आता है नेवी के एक जहाज़ में, बट इट टेक्स 15 डेज़। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान से कहा कि आप हर ज़िले में अपने कैंप लगाएं, डोनेशन जमा करें, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखें कि पाकिस्तान और तुर्किया के लोगों का आपस में जो लगाव है या एक मोहब्बत है, वो इस तो लोग जो भी डोनेशन देंगे तो हम थ्रू वो हम नेवी शिप के ज़रिए जो है, क्योंकि ज़्यादा सामान जा सकता है, तो हम उसमें टाइम लगता है 15 से 16 दिन पहुंचने लेकिन अब वो जैसे अभी ये डॉक्टर साहब भी बात करते हैं, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हमने देम टू हमने सेटल। रेस्क्यू टीमें भेजी हैं, 1112 जो है हमने भेजी है, जो रेस्क्यू टीमें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। हर तबके फ़िक्र के लोग जो हैं वो उधर जो है मतलब है कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है उनका टर्की का जो है तुर्की का जो अपना एयरफोर्स का जो फ़्लाइट आई थी लाहौर से, उन्होंने उसको जो है सी ऑफ किया। तो इस तरीके से हर जगह से कोशिश है, पंजाब की हुकूमत ने भी और बाकी हुकूमतें भी जो है उसको अपनी लेवल पे जितनी भी सपोर्ट कर सकती हैं वो कर रही है, क्योंकि आज एक मौका है कि मतलब है कि एक अफसोसनाक, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर ज़लज़ला आया, 2 फ्लड्स आए, तुर्की के लोगों ने जिस तरीके से हमें सपोर्ट की वो कभी हम नहीं भुला सकते। लिहाजा आज उन पे सख्ती है, आज हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए और हम कर भी रहे हैं। लिहाजा और हम ये दुआ गो भी हैं कि खुदा ताला में इन मुश्किलात से जो है वो बिल्कुल। पाकिस्तान के कुछ ऐसे ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं जिनमें तुर्की का नाम जो है वो सर फहरिस्त आता है, और आज अगर वो मुश्किल में है तो ऑफ कोर्स जो हमसे हो सकेगा हम जरूर करेंगे। नदीम कुरैशी साहब आप मौजूद हैं सर हमारे साथ? जी बिल्कुल मौजूद हूँ सर, बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। और मैंने इब्तदाई में जो कुछ सियासी मौज़ूआत सामने रखे थे उन्हीं से आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रही थी। सर, एक टाइम था जब हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ के ऊपर बज़िद थी कि इस ईवान का हिस्सा नहीं रह सकते चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कहा गया कि यहाँ बैठने का मतलब है कि जो आए हैं इम्पोर्टेड हैं इनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में आपके सारे अरकान ने वॉकआउट किया, कहा किसी सूरत इस ईवान में नहीं बैठेंगे। सर, आज ये वक्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को इमरजेंसी में कहा जाता है कि इजलास शुरू हो गया, फ़ौरन से जाएँ और जाके वहाँ पर उसको अटेंड करें, उसमें शिरकत करें। तो सर, ऐसा लग रहा है अनफॉर्चुनेटली कि आइदर वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी न किसी फॉर्म में केओस को मेंटेन किए रखना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यशवीन साहब। सबसे पहले तो मैं आपके जो प्रोग्राम का इब्तिदाई हिस्सा था तुर्की के हवाले से, जो वहाँ ज़लज़ला आया शाम में और तुर्की में, मैं भी तुर्की के अवाम के साथ बतौर एक पाकिस्तान के शहरी के ना सिर्फ उनकी इस तकलीफ में हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं, बल्कि मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस पे जगह दे और तमाम मुस्लिम दुनिया को, बल्कि पूरी दुनिया को अल्लाह ताला इन कुदरती आफात से महफूज रखे। पाकिस्तान ने हमेशा अपने बिरादर इस्लामी ममालिक के साथ उनकी हर तकलीफ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पाकिस्तान एक बहादुर कौम का मुल्क है जिन्होंने कभी भी अपने पड़ोस में होने वाले किसी भी हादसे की सूरत में कभी ना पीछे हटे हैं, हमेशा आगे बढ़कर इंसान की, इंसानियत की और दोस्तों की खिदमत की है। अब आपके सवाल तक पे आता हूँ। देखिए, एक वक्त था, आज की जो PDM की गवर्नमेंट है ये इन असम्बलियों को कहा करती थी ये आरोज के नतीजे में बनी है असम्बलीज, ये असम्बलीज जालीज है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो एक बड़ी गुफ्तगू आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि इन असम्बलियों में बैठना गुनाह कबीरा है, और ये तो सिलेक्टर्स ने बनाई थी। लेकिन वक्त बदला, वही असम्बलीज जो जाली थी, जिनमें बैठना गुनाह कबीरा था, जिनको सिलेक्टर्स ने बनाया था, जिनके इंतखाबी नताइज आरोज ने मुरतब किए थे, आज की सरकार वहां बैठी है, इक़्तिदार भी इंजॉय कर रही है। और 10 माह में आपने देखा, क्योंकि PTV का अपना एक माहौल है, अपना डेकोरम है, मैं उस तरह की सियासी बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, और जब आम आदमी की बात, उसकी आवाज, उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ, उसकी उलझन
इकट्ठे होकर कलेक्टिवली लोगों तक पहुंचती है तो पूरे मुल्क की आवाज समझी जाती है। सर पीटीवी का एक ही मैं डेकोरम है, समझता हम हूँ बस यही गुजारिश करते हैं कि अच्छी शाइस्ता गुफ्तगू की जाए, बाकी आप तनकीद जो भी करना चाहते हैं आपका हक है। लेकिन ये जो बात अभी आप कर रहे हैं ना सर, मैं हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सभी दोस्तों से एक ही गुजारिश करती हूँ इस नुक्ते पर जो आपने अभी उठाया है कि आप लोगों के बकौल ये सारे तो हैं ही अपनी बात से फिर जाने वाले, साफ शफाफ नए तर्ज पर सियासत करने वाली जमात तो सर आप हैं। तो फिर अगर ये कल को कुछ कह के आज फिर गए तो इनका तो तर्ज अमल है ना बकौल आपके, आप क्यों फिर रहे हैं सर? आप तो कायम रहिए। आप लोगों ने कहा था इन असेंबलियों में जाना तो किसी सूरत मतलब ये मुमकिनात में सही नहीं है, तो फिर आज क्या हुआ सर, कैसे अच्छी हो गई? लानत का लफ्ज वैसे असेंबली के लिए खान साहब भी इस्तेमाल कर चुके हैं, मैं नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन सिंस आपने कहा है तो मैंने कहा मैं आपकी भी याद दहानी करा दूं। देखिए मुझे सब कुछ याद है और आपको भी याद होगा। सर आज मार्च 2022 में जब ऑपरेशन रिजीम चेंज के हवाले से एक्टिविटी आगे बढ़ी और फिर एक इस तरीके से कि आज आपने सुना होगा कैप्टन सफदर साहब की स्टेटमेंट कि मैं सियासी वफादारी सब बदलने को अच्छा नहीं समझता, और इस तरह की बहुत सारी आरा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के कैंप से भी आ रही हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर मुंतखब हुए उनका एक अलग ग्रुप तश्कील देकर सर आप वही मेरे नुक्ते, जो मेरा सवाल का बुनियादी नुक्ता उसका जवाब नहीं दे रहे ना, क्यों आना है वापस इस असेंबली में जहां ये बैठे हैं जो इम्पोर्टेड हैं, जो आपके खिलाफ ऑपरेशन रिजीम चेंज करके आए हैं, क्यों आना है? जी हाँ, हम किस नुक्ते पर जा रहे हैं उस असेंबली में? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अब जो अवाम की हालत इस 10-11 माह में बनी है, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली इमेज डिस्टर्ब हुआ है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली जहां पहुंच गया, अब पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान की अवाम एक नए इंतखाबात से ऐसी हुकूमत दे सकती है कि IMF जैसे इदारों को ये ना पूछना पड़े कि हम उन गैर मुल्की सफीरों के पास जाएंगे जो आपको पैसे देने वाले हैं, जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, जो आपके फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बढ़ाने वाले हैं। हम ये नौबत यहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। सर IMF के साथ नौबत कैसे यहाँ तक पहुंची उस पर भी बिल्कुल जरूर आऊंगी, आज का मेरा मौजू है। मुझे इजाजत दीजिएगा। आपने कहा कि 8 मार्च को मुझे याद है जब ऑपरेशन रजीम चेंज हो रहा था, मुझे याद है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था जो कि एक आईनी तरीकाकार है। मैं बिल्कुल एक अनबाइस्ड ओपिनियन आपको दे रही हूँ, आप उसको जो मर्जी कहते रहिए। कुंडी साहब, आप लोग जो है वो ऑपरेशन रजीम चेंज करके आ गए, कुरैशी साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं जी ये वही असेंबली है जिसमें आप लोग भी कहते थे, आप लोग भी नहीं मानते थे, ROs का इलेक्शन करार देते थे, आज आप बैठ रहे हैं, हम भी बैठना चाहते हैं, क्या खराबी है? नहीं, मैं अपने भाई की दूसरी की लिए बात करना चाहता हूँ। हमने ये नहीं कहा कि RO इलेक्शन है, हमें ये कहा था कि आप सेलेक्ट होकर आए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे, हाँ, और इनको इस पे मतलब है कि वो नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके अपने जो लीडर थे वो भी डेस्क बजा रहे थे कि मैं सेलेक्ट होकर आ रहा हूँ। अब आज भी उसके वो निकालें क्लिप्स, तो वो कह रहे थे कि मैं सेलेक्ट होकर आ रहा हूँ। कहते हैं आप बैसाखियों के ज़रिए हैं, आप सेलेक्ट होकर आए हैं। तो उस वक्त बिल्कुल PDM की, उस वक्त PDM नहीं बनी थी लेकिन अपोजिशन जमातें थी, वो कह रही थी कि हमने पार्लियामेंट नहीं जाना, ओथ नहीं लेना और हमने इस पार्लियामेंट का बाइकआउट मतलब इलेक्शन का बाइकआउट करना है। उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम अपोजिशन की जमातों को एग्री किया कि हमने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है हमने लड़ना है, एहतजाज करना है, जो भी करना हमने थ्रू वो करना है। लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म है जमहूरी उसको नहीं छोड़ना। हम आए, हमने ओथ लिया, हमने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर इनके खिलाफ एहतजाज भी किया, सब कुछ किया। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि जब भी मुल्क की सालमियत का कोई इशू आया, चाहे सेलेक्ट होकर भी आए थे, चाहे वो कश्मीर का इशू था, चाहे इंडिया के हवाले से इशू था, जब भी कोई होती थी पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, आप देखेंगे कि तमाम अपोजिशन जमातें के लीडरान मौजूद होते थे। एक शख्स गैर हाज़िर होता जिसका नाम इमरान खान साहब होता था, जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा था। अब दूसरी बात यह है कि चलो हम तो बहुत बुरे सही, आपने तो इस पार्लियामेंट को खुदा न खास्ता आपने कहा हम इस पार्लियामेंट पर लानत भेजते हैं, आपने कहा इस मुल्क पर एटम बम गिरना चाहिए, खुदा न खास्ता इनको जो आप अदम एतमाद कामयाब हो गए, इस मुल्क पर एटम बम गिरना चाहिए, आपके लीडर ने बयान किया और आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। हमने तो कभी ये नहीं कहा, लेकिन आपने ये चीज़ें कहीं, आपने एहतजाज किया कि हमारे सिर्फ क्यों कबूल नहीं होते, हम इनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, हम हाथ नहीं मिलाना पसंद करते, हम इस पार्लियामेंट पर लानत भेजते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जब आपको पता चला कि ये इस्तीफ़े वाकई मंजूर हो रहे हैं तो आपने कहा नहीं अब हम वापस आ रहे हैं। ये पार्लियामेंट है, कोई जुमा बाजार या इतवार बाजार तो नहीं है कि आप जब मर्जी है सौदा लेने जाओ, जब मर्जी है सौदा लेना जाओ। वैसे एक सवाल यहाँ पे पूछ लूँ आपसे, जुमा बाजार नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त जितनी पोलराइजेशन है मुल्क में सियासी फ्रंट के ऊपर, आप लोगों को नहीं लगता कि थोड़ा सा दिल आप ही बड़ा कर लेते, शायद कोई मामला संभल जाते? जो बार बार बात हो रही है कि साथ मिलकर बैठे हैं, मामलात को इकट्ठे आगे चलाने की कोशिश करें, आ रहे थे तो आने देते सर। तो आए ना, देखें अभी हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर, इस्तीफे मंजूर कर लिया आप लोगों ने, फौरन हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया ना, उसके जब इलेक्शन कमीशन के पास आएगा उसका ऑफिशियल जो भी वो आएगा, और उसके बाद जब स्पीकर के पास आएगा तो ये आ जाएंगे असेंबली। अभी तक तो हाई कोर्ट ने रूलिंग को स्टैंड करार दिया ना कि अभी तक तो स्टैंड करती है स्पीकर की रूलिंग, अभी तो अगली हियरिंग्स में डिसाइड होगा, लेकिन कहने का मतलब ये कि बात वहां तक क्यों गई? देखें, अब दूसरी बात तो ये देखें, आज मुल्क पे जो सूरत हाल है इन्हीं की वजह से, खैबर पख्तूनख्वा पे जो 9 साल इन्होंने हुकूमत की, आज जो इस हुकूमत का सूबे का सत्यानाश किया है इन्हीं लोगों ने किया। आज जो दहशत गर्दी वहाँ पर
मैंने कई प्रोग्राम पे, आपके प्रोग्राम में आज नहीं कई महीने पहले से मैं कह रहा था कि हमारा सूबा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो है वो ख़राब हो चुका है। ये जो सूबा छोड़ गए हैं, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं वो हैं। कहते हैं हमारे जाने के बाद भी सब हुआ है, हम जाने के बाद नहीं हुआ, एक दिन में कुछ नहीं होता, ये कह रहे हैं ना। और हम कब कह रहे थे, उठा ले हमारे प्रोग्राम, जब हमारा वज़ीर आला अपने घर, उस वक्त का वज़ीर आला 6 महीने से अपने घर नहीं जा सकता था। और आज सूबे की ये पोजीशन है कि सूबा को दिवाले कर गए हैं। इनके दौर हुकूमत में लोग सड़कों पे निकले हुए थे, सरकारी मुलाजमीन निकले हुए थे कि तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। बातें बड़ी बड़ी की थी। और बताएं कि जब इनको सूबा दिया गया था उस वक्त सूबे ने कितना कर्जा लिया था, और जब ये छोड़ गए इन्होंने कितना कर्जा लिया। कौम को बता दें तो ताकि पता चल जाए कि आपने क्या कर्जा लिया, आपने किया क्या है। जिस जंगला बस को आप बुरा भला कहते थे वही आपने किया, जो प्रोजेक्ट आप दूसरे सूबे का गंदा कहते थे उसी को आपने किया। आपने हेल्थ के निज़ाम को तबाह बर्बाद किया। मुझे जो है बड़ा उस वक्त हंसी आई। मैं परसों एक सोशल मीडिया पर तस्वीर देख रहा था, इमरान खान साहब के एक रिश्तेदार जो है वो बरकी साहब, जो स्काइप और जूम पे चलाते हैं हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम, वो बैठे अपने ऑफिस में, उनके सामने हमारे वज़ीर आला साहब और 4 सूबाई वज़ीर उनके सामने बैठे हुए हैं और उनके दरबार में हाजिर हैं कि उनकी इंस्ट्रक्शन। मतलब है कि अब वज़ीर आला के पास जो है, अब यहाँ उधर इनके प्रेसिडेंट को देखें, हमें जो ख़त उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा, सारी अलिफ लैला की कहानियाँ, और फिर वो पार्टी बन चुके हैं। मतलब चलो एक दफ़ा तो आप गए अपने लीडर को पूछने के लिए, चलो एक बनता है कि जी ज़ख्मी है, उनकी तो वैसे अपने परसों- लीडर के साथ भी जो है वो नोक-झोंक की कोई खबरें आ रही हैं। कोई आप नोक जुरत नहीं कर दूसरी तरफ सकता, इल्जाम भाई लगा रहे छोड़ें, हैं। जुरत भी नहीं कर सकता, हमें पता नहीं है उसकी क्या पोजीशन है, जुरत भी नहीं कर सकता। या फिर कल माफ़ी मांगने गया था, फिर ये बता दें, पाँव नहीं तो पड़ने गया देखिए पार्टी से वाबस्ता तो थे ना नहीं वो। तो पावरसा तो थे, लेकिन कल क्या करने गया था। बाकी पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं उनके साथ, उनके पास कभी एक ये वो सिर्फ जो है एक दफ़ा चलो गया, चलो पूछने के लिए, कल क्या करने गए थे। फिर हमें रिजीम चेंज की बातें करते हैं। मिसालें इनके सदर ने क्या दी हैं, अलिफ लैला की जो गानी सुनाई है 1864 और 65 पत्नी कौन कौन से जो है ना उन्हें उठा लिए, फिक्र कीजिए। आप देखें वो पार्टी बन गए। लिहाजा ये चीज़ें कहना, ये चीज़ें नहीं होती। हम कहते हैं आपने इस्तीफे दिए, ज़िमनी इलेक्शन 33 सीटों पे हो रहा है, कंटेस्ट करें। कंटेस्ट कर रहे हैं। हमें तो शौक था कि इमरान खान साहब कंटेस्ट करेंगे, लेकिन उनको अपने हालात का पता चल गया है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। और अभी जो है कौन वो से हालात का पता चल गया? वो तो उनकी कहते हैं कि जमानत मेरे तो- नाम पे दरख्त खड़ा हो जाए, जीत जाएगा आप। तो खड़ा हो जाए ना, पता चल जाएगा। हाँ। अब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे, कहते हैं मैं अभी 2-3 हफ्ते बाहर नहीं, अभी इलेक्शन में भी वर्क फ्रॉम होम करेगा, बाहर नहीं निकलेगा, और अगले कमिंग इलेक्शन तक बाहर नहीं निकलेगा। नहीं निकलेंगे। अच्छा एक बात मैं कुरैशी साहब थोड़ा सा समझा दें अगर, एक तनकीद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हो रही है कि कोई इदारा इस मुल्क में ऐसा नहीं बचा जिसको आप लोगों ने मुतनाज़ा ना बनाया हो। आप किसी भी इदारे का नाम इस वक्त ले लें, मुझे मेरे साथ वो कर लें, कंटेस्ट कर लें, कि मैं आपको मिसालें दे सकती हूँ स्टेटमेंट्स की जो कि इदारों के खिलाफ कही गई। कोई सियासी जमात ऐसी नहीं छोड़ी आप लोगों ने सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, जिसको आप लोगों ने कंट्रोवर्शियल ना करने की कोई कोशिश की हो, जिस पे फिंगर पॉइंटिंग आपने ना की हो। माजी में काफ लीग के बारे में भी बहुत कुछ कहते रहे। अब एक सदर साहब रह गए थे सर, वो भी कंट्रोवर्शियल कर दिया आपने। कुड्डी साहब कह रहे हैं कि वो तो पार्टिजन हो गए। अच्छा, तवक्को रखूंगा जितने इनामात से आपने कुंडी साहब को सुना, मुझे भी आप 120 सेकंड मैंने देंगी। इससे पहले इतने ही इनमाक से आपको सुना था। मैं टाइम निकाल के आप दोनों का मुवाजना करा के दे सकती हूँ। सेगमेंट का टाइम है, आधा आपका हो गया मेरी तरफ। चले, कुंडी साहब ने अच्छा, सारा अच्छा, वक्त दे दिया तसल्ली आपको, से आप खुश रहे। अच्छा, पहले तो कुंडी साहब ना बड़ी मस्बत और बड़ी खूबसूरत वॉइस है अपनी जमात की, मैं इनको वैसे बड़ा लाइक करता हूँ, लेकिन आज इन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे एटम बम, इस तरह की इन्होंने 2-3 बातें की, कतन किसी ने नहीं कहा। इमरान खान और साहब ये- रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड पड़ा है। रिकॉर्ड अच्छा, पे है सर। सेकंड अर्जी है। इन्होंने बड़ी मिसालें दी केपी की, जब केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है तो केपी वो पहला सूबा था पाकिस्तान का फ्रंट लाइन पे जो टेररिज्म का शिकार था, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी हर चीज तबाह थी। जबकि इसके बिलमुकाबिल 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है। सिर्फ कराची शहर जो रोशनियों का शहर था, उसके अराकीन असेंबली भले वो पीपल्स पार्टी से है, वो दिल पर हाथ रख के कह दे कराची का क्या हाल किया 15 साल में पीपल्स पार्टी ने। अब आपकी बात देखिए, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम इदारों का एहतराम करती है। इदारों में बैठे अफराद के फैसले कौमों के मुस्तकबिल का तयन करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मनपसंद फैसले किए जाएं। अभी हाई कोर्ट का चले, अभी ताज़ी मिसाल लेते हैं। हाई कोर्ट ने डिसीजन कर दिया कि जी इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो वैलिड नहीं है, उसको नल एंड वाइड करार दे दिया। कब लेकिन कहा? क्या एहतराम किया? नेशनल असेंबली ही बंद कर दी गई। आपने क्वेश्चन किया जी आप इस नेशनल असेंबली में क्यों जाना चाहते नहीं हैं? कुरैशी साहब देखिए, इसलिए फिर आप जाना कहते हैं कि आप इन हमाक से सुनती हैं। सर ये मैलिफाइडी कब कहा है लाहौर हाई कोर्ट ने? अगली हियरिंग तक इस जो रूलिंग है स्पीकर की वो स्टैंड करती है, ये कहा है हाई कोर्ट ने। अभी तक तो कोई डिसीजन आया ही नहीं है। हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जी ये जो
डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन है, ये वैलिड नहीं है, भले अगली हेयरिंग तक किया। लेकिन इसका अगर मतलब स्पीकर है की रूलिंग स्टैंड करती है सर, तो जिन लोगों के इस्तीफे कबूल हो गए स्पीकर की रूलिंग के तहत, चले डी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वो असेंबली का इजलास तो अटेंड नहीं कर सकते ना सर। अच्छा, आपके सामने यशफीन 10 माह इन्होंने इस्तीफे कबूल नहीं किए, कहा करते थे नहीं जी ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, इनको आना चाहिए। इस्तीफे तो मजारी साहब ने, कासिम सूरी साहब ने भेजे थे, उस वक्त इन्होंने मंजूर कर रहे थे, इन्होंने नहीं किए। इन्होंने भी उन रेजिग्नेशंस को, जब तमाम अराकीन असेंबली कहते हैं कि जी अब हम स्पीकर साहब से मिलना चाहते हैं, वो चाहते थे ना कि हर पर्सनली उसकी हियरिंग हो, हर मेंबर नेशनल असेंबली की, तो स्पीकर साहब ने उन्हें मौका क्यों ना दिया। कितना 22 तरह से अब आप स्पीकर को पे तनकीद करते हैं, तो आप कहेंगे जी इदारे को कंट्रोवर्शियल कर नहीं दिया। नहीं, मैं नहीं कहूंगी सर, लेकिन कुरैशी साहब ये भी तो बात देखें ना, मेरे प्रोड्यूसर साहब को बस पता नहीं वो क्लिप है कि नहीं, मैं आपको सुना दूं। यहाँ पे खान साहब ने अपनी टेलीवाइज तकरीर के अंदर ये बात कही कि मेरा कोई मेंबर फर्दन फर्दन पेश नहीं होगा, क्यों घबराते हैं, इस्तीफे कबूल करें। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ इस्तीफे कबूल करें सर, तो मैं बैक ट्रैक तो सब करते हैं ना, अगर ये करते हैं तो आप कौन सा नहीं करते। अच्छा, एक चीज अर्ज कर दूं, फिर जब पाकिस्तान को इनके रहमो करम पे छोड़ दिया गया, इनको पूरा एक साल, ऑलमोस्ट एक 20-22 दिन के बाद पूरा साल हो जाएगा पीडीएम की गवर्नमेंट को, तो क्या जो मार्च 2022 में इस मुल्क के हालात थे, आप खुद ईमान से बताएं, आप सोच के, आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, मुझे बताएं आज पाकिस्तान के वही हालात है। आप पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी में नेशनल रिजर्व देख लें, आप पाकिस्तान के आपकी एक्सपोर्ट देख लें, आप ट्रेड डेफिसिट देख लें, आप फॉरेन रेमिटेंसेस जो खुशहाल अकाउंट के जरिए पाकिस्तान खुशहाल। सर आप भी account के बहुत जरिए अच्छे पाकिस्तान- सियासतदान हैं, आप मुझे दिल पे हाथ रख के ये बता दें कि ये सारे फैक्टर्स जो आप गिना रहे हैं, क्या ये ओवरनाइट 6 महीने में, 8 महीने में ऐसे ही बिगड़ सकते हैं? क्या माशी पॉलिसीज का ऐसा ही इम्पैक्ट होता है कि आज कोई आए और कल तब्दीली आ जाए इंडिकेटर्स के अंदर? सर ये सारी चीजें लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसीज, फ्लॉड पॉलिसीज का नतीजा होती हैं जो वक्त के बाद सामने नताए जाते हैं, ये ओवरनाइट नहीं होता। मेरे सवाल का जवाब मिफ्ता इस्माइल से अच्छा कोई नहीं दे सकता। मैं जितना भी आपको ब्रीफ करूंगा शायद आपको ना समझ आए, वो एक अच्छे माहिर मुआशियात है, उन्होंने कह दिया। मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं, मैं खुद एक छोटा सा ट्रेडर हूं, इंपोर्ट करता हूं, बिजनेस से मेरा ताल्लुक है, बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं। जितने बुरे मिसमैनेजमेंट इस 11-12 माह में हुई है, चूंकि पुरानों का टारगेट आवाम की बेहतरी थी ही नहीं, ये जो इक़्तिदार आया है ये सिर्फ NRO 2 था। मुझे मजबूरन ये कहना पड़ेगा, जितनी तवज्जो से, जितने नमाक से अपने ऊपर कायम करप्शन केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, एसेट्स बियॉन्ड मीन के केसेस खत्म करवाए गए हैं, इतनी तवज्जो अगर पाकिस्तान के लोगों के हालात पर की बेहतरी पर दी जाती तो इतने वर्स्ट हालात चले मैं थोड़ा ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हूँ कि ये हुकूमत अगर आवाम के लिए नहीं आई तो क्या करने के लिए आई। अच्छा कुटी साहब, ये जो गुफ्तगू आपने सुनी है, वो कहते हैं जी आप लोगों ने सारा जो साल तो होने वाला है, आप लोगों ने किया क्या? आप लोग अपने मामला सीधे करने के लिए आए थे, बस वो सीधे कर रहे हैं। देखें, ये तो हम अपने मामला, ये तो इनका एक बयान ही है ना, अब ये और कोई बात इनके पास है नहीं। ये बताएं कि इनकी 4 साल हुकूमत थी, ये अपने बताएं ना, 4 साल में क्या चीज़ की है। अब बता दें कि हमने ये चीज़ की, ये चीज़ की, इल्ज़ामात बर इल्ज़ामात बात अच्छी नहीं होती। हम अगर बहुत बुरे थे, 4 साल आपके पास हुकूमत थी, नैब आपका था, आपके साथ पुलिस थी, एंटी करप्शन क्या के इदारे थे, आप हमें टांग देते। अब आपने तो सबको पकड़ लिया और कहा कि जी ये सारे चोर हैं। जमानतें तो इन्हीं अदालतों ने जिनकी आज आप तारीफ़ें कर रहे हैं, और ये तारीफ़ें संभाल के रखना, ऐसे ना हो कि कल कोई आपके खिलाफ फैसला जाए फिर आप इन अदालतों के पीछे भी शुरू हो जाएं। ठीक है, अब आपने कहा ना इमरान खान साहब ने ये बात नहीं की, आप जाके क्लिप्स निकाल लें, ऑन रिकॉर्ड है ये। ऐसी मैं कोई स्टेटमेंट ऐसे नहीं दे रहा हूँ कि खुदा न खास्ता कोई है। आपकी जो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने जो अपने न्यूक्लियर रिसर्च के मुतालिक बयान दिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुतालिक, वो भी ऑन रिकॉर्ड है सबके सामने, ये नहीं कि किसी के पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब ये खुद NRO मांग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मैं APC में आना चाहता हूँ, लेकिन छापे क्यों लग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाइयां बंद कर। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है। अगर आपके करतूत ऐसे होंगे और अगर आपके कोई करप्शन, हम तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हैं, अगर आपके ऐसे करतूत हैं तो वो किया जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं मैं APC में आऊँगा लेकिन मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। APC है मुल्क की सलामती के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, जिस सूबे का सत्यानाश। इन्होंने कहा आज आप रिकॉर्ड निकाल लें, जब इनकी हुकूमत आई सूबे खैबर पख्तूनख्वा में, उस वक्त सूबे की क्या पोजीशन थी लॉ एंड ऑर्डर की, और आज क्या है। हम जब आए तो हमें तो आप लोगों ने कहा था कि मरगला की पहाड़ी की उस तरफ मिलिटेंट्स हैं। स्वात वो इलाका जहाँ से इनका वज़ीर आला और इनका एक लाडले वज़ीर थे, वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते थे। 25 लाख लोगों की नकल मकानी हुई। हम उस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, उस वक्त आप किधर थे? और जब हम जंग लड़ रहे थे उस वक्त जो है हमने उन लोगों को दोबारा आबाद किया। आप लोगों ने नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया, उनके आज भी IDPs जो हैं वो बंदू बकाखेल के में बैठे हुए हैं। आज भी 16,000 फैमिली वहाँ पर मौजूद हैं और आज तक वो वापस नहीं जा सके। लिहाजा ये बातें करना, और आप तो कह रहे थे कि अब 40,000
अफगानियों को यहाँ पर आबाद करना चाहते हैं। इमरान खान की स्टेटमेंट है जिसमें से 10,000 अस्करियत पसंद हैं। आपने APS के शोहदा के कातलों के साथ क्या किया? आप लोगों ने जो आपने गुडविल जेसर के तौर पे लोगों को, TTP के लोगों को जो छोड़ा है, उसके गारंटर कौन थे? आज आपके सूबा जो बदमनी का शिकार है वो कौन उसका जिम्मेवार है? ये सारे सवाल हम आपसे करेंगे क्योंकि आप उस वक्त हुकूमत में थे, आप सूबे में आपकी हुकूमत थी, आपने ये काम किए हैं और आज ये सिचुएशन है। आप कह रहे हैं आपके को जो है बदमन सूबा मिला। आज आप पूछ लें दुनिया से कि उस वक्त क्या क्या कुछ नहीं थे। हमारे दौर में कितने खुदकुश धमाके हो रहे थे। वो तो उस टाइम पे और जब ये चीज़ें हमने एक अमन का सफ़र शुरू किया और कंटिन्यूटी चलती रही, ये एक ऐसा चीज़ थी कि जिसको आप कंटिन्यू करते, लेकिन आपने वो नहीं किया कंटिन्यू। आज आपकी वजह से वो सूबा जो है आपकी गिरफ्त से जब निकल गया, आपकी रिट नहीं थी, आपने जो करतूत किए, आज सूबे की बदमनी की ये पोजीशन है कि आपके सामने। एपेक्स कमेटी की पिछले जुमे की मीटिंग थी, मैं खुद से मौजूद था। इन्हीं के लगाए हुए IG ने कहा कि मेरे पास असला नहीं है, मेरे पास चीज़ें नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। हमने कहा कि जब जिस 18th अमेंडमेंट को आप बुरा भला कहते हैं, जिस NFC अवार्ड को आप बुरा भला कहते हैं, उस NFC अवार्ड में ये था, पिछले NFC अवार्ड में, कि पूरे 3 सूबे जो बाकी हैं वो खैबर पख्तूनख्वा को 1% देंगे, जो कि 70 रुपया बनता था वॉर ऑन टेरर पे। और ये उस वक्त तक मिलेंगे जब तक अगला NFC अवार्ड नहीं होगा। 70 अरब पर ईयर आपको मिल रहे थे, आपने किधर किए? जो IG साहब उन्होंने कहा कि हमारे पास ना इक्विपमेंट है, ना असला है, कैपेसिटी नहीं है। IG को छोड़ दें, इनके लीडर ने जब खुदकुश धमाके के बाद ट्वीट की, उसमें भी उसने लिखा कि हमारे सूबे की पुलिस को इक्विप किया जाए। उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपको 70 अरब रुपए जो सालाना मिलते हैं, आपने क्या किया उसके ऊपर? क्या इक्विपमेंट आपने खरीदी? क्या आपने फोर्सेस के लिए किए? क्या चीज़ें आपने की? पूछने वाला कोई नहीं है। मतलब है कि हम एक ब्रेक ले लेते हैं। मेरा ख्याल है ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मजीद जो कुछ इश्यूज हैं इन पे बात करेंगे। IMF वाला जो मामला है उस पर भी मैं कुंडी साहब से तफसील से बात करूंगी कि ये जो अभी एक वो डेलीगेशन आई और सारा मामला हुआ वो क्यों कंक्लूड नहीं हुआ, इसको लेकर भी बड़ी बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात करें जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से। नदीम कुरैशी साहब, सर वे फॉरवर्ड ऐसा क्या है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनकर इस मामले को आगे चलने दे? इलेक्शन होते हैं तब भी आप नहीं मानते, नहीं होते तब भी आप नहीं मानते, नताइज आते हैं उनको भी आप नहीं मानते, आने वाले नताइज को आप एडवांस में कह देते हैं आप नहीं मानेंगे। तो एज अ पाकिस्तानी मैं इस वक्त बड़ी कंफ्यूज हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली आप लोग चाहते क्या है सर? नहीं, आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना चाहिए। आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, हमें बहुत सारे बाई इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा, हमने तमाम नताइज तस्लीम किए। फिर आपने वक्त देखा, हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी पंजाब में, 17 जुलाई को बाई इलेक्शन हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हुई, हमने सारे नताइज तस्लीम किए। 16 अक्टूबर को इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन, वो हमने तस्लीम किए। हम ये चाहते हैं जितनी अनारकियां फैल गई, और मैं बिल्कुल अनबाइस्ड होकर ये बात कर रहा हूँ, मैं खुद मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक कॉमन मैन का नुमाइंदा हूँ, खुद पार्ट ऑफ द असेंबली रहा हूँ। देखें इस वक्त जितना क्यास है, जितनी लोगों में अफसुर्दगी है और जितना लोगों में बदगुमानी है, हमारे पास बतौर कौम ये वक्त है कि हम अपनी जिद छोड़ दें और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें कह रहा है, दस्तूर पाकिस्तान हमें जो लाइन दे रहा है, हम सब उसको पकड़ लें। दस्तूर बहरहाल हमें इन मुश्किलात से निकालने में हमारी मदद कर सकता है। इलेक्शन होने में, अगर नेशनल असेंबली के इलेक्शन अगर 16 अगस्त तक उनकी आईनी मुद्दत है, और गवर्नमेंट से उन लोगों से जो कहते हैं जी हम बड़े तजर्बाकार लोग हैं, जो आज के हुक्मरान हैं, हम बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, हम बड़े डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमने 40 साल पाकिस्तान को सर्व किया। भाई जब आपसे आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आ रही तो आप इस तजर्बागाह बनाने के बजाय इस मुल्क को आप इलेक्शन की तरफ जाएं। पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ है, पाकिस्तान की पार्लियामानी हिस्ट्री में पहला मौका है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स बजाय इंतखाब करवाने के, जिनका काम ही सिर्फ एक है, आइन उनका उनके। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि किसने ये बात कही है कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत सूबाई है, केयर टेकर है, मरकजी है, जो ये कह रही है कि इंतखाबात नहीं करवाने या हम इंतखाबात नहीं होने देंगे। हमने तो सर ऐसी कई बातें सुनी, आप ही लोगों से ये बातें जो है मुसलसल ये शकूको शुबात आप ही उठा रहे हैं। देखे ना, गवर्नर पंजाब ने, गवर्नर KP ने जो मुलाकात की लाहौर में और उसका जो एलामिया जारी हुआ, और उसके बाद मुख्तलिफ वफाकी वज़रा जो ये एक ज़हन साजी कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, वो लोगों को समझ आ रही है। ये तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की
अदालतों ने बड़ा एक शानदार रोल प्ले किया, और मुझे आज भी यकीन है कि कोई चीज भी दस्तूर से बाहर नहीं जाएगी। मुझे आज भी PMLN की एक सीनियर मेरी लीडरशिप से मुलाकात एक जगह पर हुई, तो उन्होंने फरमाया कि जी आप इंतखाब को भूल जाए। आज कैप्टन सफदर साहब जो मरियम तब भी नवाज आप साहबा पाकिस्तान की जो अदालतों को सराहे ना, जब पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये पूछती हैं कि आप लोग बाय डिजाइन पार्लियामेंट से बाहर रहे, आप लोग जिन चीज़ों के खिलाफ आप कोर्ट्स में आते हैं उन वो चीज़ें जब पास हो रही थी तब आप खुद उन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बने, आप बाय डिज़ाइन उस वक्त भी असेंबली से बाहर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब भी अदालतों को अप्रिशिएट क्यों नहीं करती? जब अदालतें ये सवाल पूछती है कि 5 साल के लिए आपको मैंडेट दिया था इस मुल्क के अवाम ने, आप क्यों मैंडेट को बीच में छोड़ के जा रहे हैं? आप तब तो अप्रिशिएट नहीं करते सर। देखिए, यकीनन हम मुअज़्ज़िज़ अदालतों को इस बात का जवाब देंगे, और जवाब दिया भी गया है। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुख्तलिफ हिकमत अमली हैं जिन पर काम किया। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को इस सारे माहौल से छुटकारा दिलाना है। अगर मौजूदा गवर्नमेंट जो तजर्बेकार लोगों पर साल गुजर गए सर, 4-5-6 महीने महीने और रह गए, सबर कर ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी तो एक ऑप्शन है ना सर, उसमें कभी गौर किया आप लोगों ने? आप चाहती है कि पूरे मुल्क के 22 करोड़ लोग रोटी के लिए सिर्फ सड़कों पे हों? जिस मुल्क में मैं एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हूँ, साउथ पंजाब से हूँ, जिस मुल्क में जो गंदुम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क था, आज वहां आटे की ट्रॉलियों के पीछे अगर लोग जान की बाजी हाथ से हाथ धो बैठे एक आटे के थैले के लिए, तो इन हालात को ऐसे छोड़ दिया जाए? फिर किस बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है? किस बात की तहरीक इंसाफ है? चले भाई, आप किस बात की तरीके किस बात की जी कुंडी साहब तहरीक इंसाफ में? वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है सर, बता दें। वो कहते हैं जी जो हालात हैं, आप चाहते हैं कि अवाम जो है वो सड़कों पर ही रह जाएं आके, हम किस तरीके से ये बात ना करें? नहीं, ये तो पहले ये बताया ना कि आपने इस्तीफे दिए क्यों थे जब आप असम्बली में आना चाहते हैं? क्यों आप शोर मचा रहे थे? क्यों मतलब है कि एहतजाज कर रहे थे? पहले इस्तीफे हो गए, अब इस्तीफे जब एक्सेप्ट हो गए, अब कहते हैं हम इलेक्शन लड़े हैं, दोबारा असम्बली में आना चाहते हैं। तो पहले अपने मतलब है कि आप पहले पूछ तो ले। पहले अब देखें, इमरान खान साहब एक दिन ख्वाब देखते हैं कि जी ये मई में इलेक्शन देख रहा हूँ, फिर ख्वाब देखते हैं कि जी 2 साल की मैं केयरटेकर हुकूमत देख रहा हूँ। मतलब है आप मतलब फिर कभी कहते हैं कि जी मैं ख्वाब देखा कि जी असम्बली को ये टूल देना चाहते हैं, एक्सटेंशन देना चाहते हैं। भाई एक चीज़ बता दें कि आप कौन सा ख्वाब देख रहे हैं? 3 ख्वाब नहीं देखे जा सकते, एक ख्वाब देखे जो। लेकिन जो चीज़ें देखें, हमेशा मुश्किल हालात हैं इस मुल्क के, मैं इस पर एग्री करता हूँ, लेकिन हमेशा अच्छी हुकूमत वो होती है, अच्छी लीडरशिप वो होती है जो मुल्क को बहरानों से निकाले। ठीक है, अब इनके जो है बिल्कुल कोई एक दिन में ये क्राइसिस नहीं पैदा होते। क्राइसिस जो पैदा होते हैं वो उस पर जो है वो एक पीछे से जब एक प्रेशर आता है उसके बाद वो क्राइसिस क्रिएट होते हैं। इनके दौर हुकूमत में अगर ये कहें कि हमने क्राइसिस नहीं क्रिएट किए, आपने जो है आपको पता था कि आप लोग जा रहे हैं, अदम एतमाद आपके एलाइज आपसे जा रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने IMF के साथ भी इस किस्म की चीज़ें की, इन्होंने सब कुछ किया। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कहते, हम बिल्कुल मानेंगे कि हमें विरसे में मिले, लेकिन हम चीज़ों को ठीक करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे पूरा साल हम ये ऑटो रिवर्स कैसेट इनकी तरह 4 साल जो है ना, ये नहीं बता रहे थे कि हमने किया क्या है। बस वो कहते हैं वो अभी भी ये तनकीद करें कि आपसे संभाला नहीं जा रहा। आपसे तो आप कैसे संभाल सकते हैं? आप तो कह रहे थे कि हम जब आए थे तो हम तो हुकूमत, हमें आपके वज़ीर-ए-आज़म कहते थे कि मैं तो प्याज और टमाटर के लिए नहीं आया। फिर आपने कहा कि मैं तो हुकूमत में नहीं था, मैं तो सुबह जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस आता था जिसको मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, मुझे लेक्चर मिला था, मैं चला गया, तो हुकूमत तो कोई और चला रहा था। जब आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि आप हुकूमत चला सकते हैं, फिर आप जब हुकूमत से चले गए फिर आप हमें बता रहे हैं। आपने तो हमेशा कहा, आपने कहा कि मुझे जो लाया था वही हुकूमत चला रहा था, मैं तो सिर्फ डमी बैठा हुआ था। और अब जो कुछ कहते हैं उनके बारे में वो भी मेरा ख्याल है उसकी वो तो उस वक्त तक जब भी वो रिटायर, जिस दिन रिटायर हुए उससे अगले दिन शुरू हो गए कि जी पहले तो कहते थे मैं तो बड़ा खुश हूँ क्योंकि मुझे असम्बली में जब वोटों की ज़रूरत है मुझे वोट ये पूरे करके देते हैं, मुझे सारा कुछ ये करके देते हैं। जैसे ही रिटायर हुए उन्होंने कहा नहीं जो। इसी तरह आप देखें, हिस्ट्री ले लें, इनके साथ जिन जिन लोगों ने एहसानात किए हैं उनके साथ इन्होंने जो कुछ किया सबके सामने वक्त हो गया। कुरैशी साहब से बात करती, बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब आपके वक्त के लिए। नदीम कुरैशी साहब का शुक्रगुजार है, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। व्यूअर्स, नुक्ता एतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।